प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का अध्याय 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक कामता नाथ जी हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ। इनकी कई कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं, जैसे समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, तुम्हारे नाम, छुट्टियाँ, तीसरी आँख, दिशाहीन, फूलन तथा भारत भाग्य विधाता। इनकी प्रसिद्ध कृतियों के कारण इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त इन्हें और कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे पहला सम्मान, मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार इत्यादि। तो आइए पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। कामता नाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। कहानी क्या है? कहानी जो है एक बच्चे और बदलू मामा की है। प्रत्यक्ष रूप में से कहानी में 3 ही पात्र दिखाए गए हैं। एक बच्चा जो कि स्वयं लेखक है, बदलू मामा और बदलू मामा की लड़की रज्जो। कहानी में क्या है कि जो बदलू मामा है वो लाख की गोलियां बना बनाकर बच्चों को देता है। वह लाख की चूड़ियां बनाकर बेचता है। लाख बच्चों एक धातु होती है, जैसे प्लास्टिक की चूड़ियाँ होती हैं, कांच की चूड़ियाँ होती हैं, ऐसे ही लाख की भी चूड़ियाँ होती हैं। जब वह छोटा था वो प्रायः गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाता था, परंतु धीरे धीरे समय बीतने के बाद जब उसके पिताजी का ट्रांसफ़र, उनका तबादला दूसरे शहर में हो जाता है, तो 8-10 सालों के बाद जब वह बड़ा हो जाता है, फिर एक दिन गांव में आता है और बदलू से मिलकर उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अर्थात यहाँ पर दिखाया गया है कि जो बदलू है वो लेखक को इतना प्यार करता है कि लेखक को वापस आते समय भी वो बहुत सारी गोलियां देता है, और उन्हीं गोलियों के साथ लेखक अपने गांव आकर, शहर आकर, जहाँ भी वह रहता है, अपने घर वापस आकर वह बच्चों के साथ उन गोलियों से खेलता है, और वो गोलियां लेखक के साथ साथ बच्चों का भी मन मोह लेती हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि सभी गांव के बच्चे उसे कहा करते थे। तो बच्चों, यहाँ एक चीज़ यह भी बताई गई है कि जैसे हम नानी के घर जाते हैं तो वहाँ पर जो भी लोग होते हैं तो वो हमारे सभी क्या लगते हैं। अगर कोई बड़ी हैं, एज में उम्र में बड़ी हैं तो नाना नानी, या फिर मामा मामी मौसी। तो नानी के शहर के होने के कारण वो हमारे सभी नानी नाना मामा मामी मौसी ये लगते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहते थे, तो इसीलिए बच्चों को देखते हुए मैं भी उसे बदलू काका कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था,
मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि जहाँ बदलू काम कर रहा है वहाँ उसके पीछे एक नीम का वृक्ष लगा हुआ है। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अर्थात जो लाख जो एक धातु होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो भट्टी में उसे डालकर उसे पिघलाया जाता है और जब भट्टी में डालने के बाद गर्म होने के बाद वो नर्म हो जाती है, पिघल जाती है, तो उसे सलाख के समान अर्थात एक सिलाई जैसे होती है पतली सी, तो उसके समान पतला करके उससे फिर क्या किया जाता है, चूड़ी बनाई जाती है। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। मुंगेरियाँ क्या होता है बच्चे, जो एक गोल लकड़ी होती है तो जिसके अंदर उस चूड़ी को डालकर उस चूड़ी का सही आकार दिया जाता है। ठीक है, सलाख के समान था कि सलाख जैसे पतली होती है, सिलाई जैसे पतली होती है, तो उसे चूड़ी को उतना पतला किया जाता है। लेकिन जो बेलन नुमा मुंगेरियाँ हैं, मुंगेरियों में क्या होता है, डालकर कि साइज़ के अनुसार, आकार के अनुसार उसको बनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि चित्र में भी बदलू ने मुंगेरी के अंदर 4-5 चूड़ियाँ डाली हुई हैं आकार के कारण, क्योंकि किसी औरत का हाथ पतला होता है, किसी का मोटा होता है, तो स्त्री के हाथ के अनुसार ही वो चूड़ियों का आकार देता था, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। क्या करता था वो, मुंगेरियों पर चूड़ियों को चढ़ाता था और फिर उन्हें गोल गोल करता था जैसा चित्र में दिखाया हुआ है, और उन्हें तब तक उन्हें अपनी कलाकारी दिखाता रहता था, तब तक उनके साथ प्रयास करता रहता था जब तक कि वो चूड़ियाँ बिल्कुल पूरी चिकनी ना बन जाती थी। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी कि जब वो सलाख के समान उसे लाख को पतला कर लेता था, फिर वह बेलन नुमा मुंगेरियों में उस चूड़ी को डालता था, घुमा घुमा कर उसे गोल बनाता था, चिकना बनाता था, और जब वह चूड़ियाँ पूरी बन जाती थी तो वह उसके ऊपर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छिए पर बैठकर किया करता था। मच्छिया क्या है बच्चों, मच्छिया क्या होता है कि जो पुराना ज़माना होता था उस समय क्या होती थी, एक बैठने की एक चीज़ होती थी जिसे हम पीढ़ा भी कहते थे। आप कभी अपनी दादी नानी से बात करना, और हो सकता है कि जो बच्चे गांव में रहते हों उनके घर आज भी वह मिल सकती है। क्या होती है कि मच्छिया क्या होता है कि सुतली से बनी हुई एक छोटी सी चौकोर खाट होती है जिसे हम पीढ़ा भी कहते हैं। आप देख रहे हो चित्र में कि बदलू कहाँ बैठा हुआ है, तो वो उस मच्छिए पर बैठकर किया करता था, और जो उसकी मच्छिया थी वो भी बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। अर्थात जब वो बहुत सा काम करके बीच में थक जाता था तो वो थोड़ा सा सुस्ता लेता था, और अपनी थकान मिटाने के लिए, थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए वो बीच बीच में हुक्का पी लेता था। आप चित्र में सब कुछ देख रहे हो, नीम का वृक्ष भी है, मुंगेरियाँ भी हैं, सलाख भी है, मच्छियाँ भी हैं और हुक्का भी है। गांव में मेरा दोपहर के समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर बुलाता था, वह मुझे लल्ला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए भी तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। लल्ला क्यों कहता था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं हमें प्यार में कोई लल्ला, कोई चांद, कोई लाडो, सभी हमें बड़े बड़े जो है हमारे वो प्यार में बच्चों को इसी तरह बोलते हैं। तो बदलू जो था वो लेखक को लल्ला कहकर बुलाता था। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। कहने का अभिप्राय यह है
कि जब चूड़ियाँ पूरी बन जाती थी, पूरा आकार हो जाता था, चिकनी हो जाती थी, उन पर रंग हो जाता था, तो वो क्या करता था, उन्हें बेलन पर चढ़ाकर देखता था और बेलन को वो क्या समझता था, जैसे वो किसी नववधू की, किसी नई नवेली दुल्हन की कलाई हो। तो वह यह अनुमान लगाता था कि जब ये चूड़ी किसी नई नवेली दुल्हन की कलाई में जाएंगे तो कितनी खूबसूरत लगेंगी। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ियाँ बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा क्या होता है बच्चों, कि जो हमारे पुश्तों से चला आ रहा है, कोई काम जो हमारे पूर्वजों से हमें एक कला मिली है, हमारे पिता से, हमारे पिताजी के पिताजी से, दादाजी से, परदादाजी से, जो पिछली हमारी पीढ़ियों से काम चलता आ रहा है। तो बदलू जो था उसका क्या था, उसका पैतृक पेशा क्या था, मनिहार था। तो यानी कि जो भी उसके पीछे ज़माने की जो पीढ़ियाँ थी, उसके फादर थे या ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे उसके, तो सभी जो थे वो मनिहार ही थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मीन्स कि उसके माल की बिक्री बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो सुंदर बहुत बनाता था। तो जो चीज़ सुंदर होगी उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा होगी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। यानी कि वो इतनी सुंदर चूड़ियां बनाता था, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है कि उसकी चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। यानी कि उसका माल इतना बिकता था, इतना बिकता था कि उसके गांव की स्त्रियों के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ लेने आते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में ना बेचता था। अब आपके लिए एक नई चीज़ है कि अगर वो पैसों में नहीं बेचता था तो उसे फ़ायदा क्या होगा। तो आओ आपको बताती हूँ कि क्या होता था पहले ज़माने में। चलो पहले पाठ पढ़ते हैं कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय एक वो तरीका होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पैसा नहीं देते हैं, बल्कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दे देते हैं। मान लो मेरा टमाटर का कारोबार है या मेरा चावल का कारोबार है और मुझे बदलू से चूड़ियाँ चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसे कुछ चावल दे दूँगी और वो मुझे उसके बदले में चूड़ियाँ दे देगा। तो ये होता है वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु को लेना और देना। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। तो बच्चों, जो मैं पाठ आपको पढ़ा रही हूँ आप इसे ध्यान से पढ़ना। इसमें बीच बीच में से भी आपके कई जगह प्रश्न बनते हैं। जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था कि बदलू कहाँ बैठता था, उसके बैठने का स्थान क्या था, उसका मकान कहाँ था। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं ये आप पाठ को ध्यान से पढ़ोगे और उनकी जो उत्तर हैं वो आप ध्यान रखोगे। अब बात आती है कि बदलू जो है वो चूड़ियाँ कैसे बेचता था। तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु विनिमय के तरीके के द्वारा जो था बदलू चूड़ियाँ बेचता था। अब बात कर रहे हैं हम कि बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मतलब क्या है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बदलू के स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। मैंने उसे कभी भी किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर निकाल लेना मतलब आगे पीछे पूरा साल में उसे जो भी घाटा हुआ होता था, विवाह के अवसर पर वह मन चाहे रेट में अपनी चूड़ियाँ बेचकर वह अपने घाटे को पूरा कर लेता था। यद्यपि मैंने आपको पहले बताया है कि पहले वस्तु विनिमय का तरीका था, वस्तु के बदले में वस्तु ली जाती थी, लेकिन साथ साथ क्या करता था बदलू, जब भी शादी विवाह का अवसर था तब वह पैसों में चूड़ियाँ बेचता था। आखिर सुहाग के जोड़े का तो महत्व ही और होता है। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी बात बिगड़ गई थी और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे।
जरा सी बात पर बदलू बिगड़ गया था। यानी कि समझ में आ ही रहा है कि जैसा हम कह रहे हैं कि शादी विवाह के अवसर पर वह ज़िद पकड़ कर बैठ जाता था, मतलब कि किसी न किसी ने उससे मोल भाव किया होगा और वो छोटी सी बात को लेकर बिगड़ गया होगा। तो उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए थे मतलब क्या है कि बहुत प्रयत्न किया गया था, बहुत प्रयास किया गया था, उसको मनाने में बहुत समय लग गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और जो रुपए मिलते वो तो अलग। यानी कि चाहे सारा साल उसे कितना भी घाटा होता, जहाँ शादी विवाह का सीज़न आता, जहाँ मैरिज सीज़न आता, वहाँ उसका सारा घाटा पूरा हो जाता था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि काम उसका इतना अच्छा था, डिमांड में था, मांग थी उसके काम की। तो लोग भी जो थे शादी विवाह के अवसर पर नहीं समझते थे इस बात को, तो वो भी उसको मनचाहे रेट, मनचाहा मूल्य देकर चूड़ियाँ खरीद लेते थे।